हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का एक नया टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव लेकर आया हूँ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल लेकर आया हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो चार्ज है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ठीक है। और इनका मिड पॉइंट दोनों चार्ज का स्मॉल एम है, ठीक है। यहां से इधर की डिस्टेंस हम लोग एल लेते हैं और इधर की भी डिस्टेंस एल लेते हैं, यानी चार्जों के बीच की डिस्टेंस हम लोग 2l लेते हैं, ठीक है। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड इन स्मॉलर डिस्टेंस then system is called electric dipole, ठीक है। if two charges of same magnitude and opposite nature are placed at smaller distance, ठीक है, then system is called electric dipole। यदि दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे गए हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव में क्या होंगे, समान परिमाण वाले दो आवेश होंगे लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होगी, यानी एक ऋण आवेश है तो दूसरा धन आवेश है, और इनके बीच की अल्प दूरी जो होती है उसको हम सेंटर से यल इधर लेते हैं और यल इधर, तो चार्जों के बीच की दूरी हो जाती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, ठीक है। आप वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप इतना ही समझें, ये अल्प दूरी है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम ली जाती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसका मेन टॉपिक देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज विथ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच अंतराल दूरी, यानी दूरी या अंतराल के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है इसको हम लोग लिखते हैं P। हमने बताया दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण हमने लिया, नेचर नहीं लिया, प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल Q लेंगे। और आवेशों के बीच की दूरी हमने यहाँ आपको बताया है कि 2l होता है, तो ये 2l होगा, यानी इसको 2l लिखते हैं, ठीक है। यानी इसका फार्मूला ऐसे बना देते हैं, P इज इक्वल टू 2ql लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका यूनिट क्या होगा, ये है कूलाम और ये है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका यूनिट हुआ, ठीक है। कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको ऐसे लिखकर एक ही नियम लिख देते हैं तो वो सेंटीमीटर पढ़ लिया जाता है। आपको इसे अलग अलग लिखना है, C एंड M। C कैपिटल लेंगे, बीच में डैश लगाएंगे, M लिखेंगे, तो ये कूलाम हुआ, ये मीटर हुआ, ठीक है। इसकी डायमेंशन इसी से आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन यानी बीमा इसको कहते हैं, तो डायमेंशन देखिए क्या होगी, मीटर के लिए L लिखते हैं और कूलाम का TA होता है तो LTA हो गया, ठीक है। मीटर के लिए L लिखते हैं, कूलाम का TA लिखते हैं, तो LTA इसकी डायमेंशन हो गई। अगर इसमें M शामिल करना चाहें तो इसकी डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 0 LTA, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको फंसा दिया जाता है
जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ऐसे देखो यहाँ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इधर चार्ज हुआ माइनस क्यू, इधर चार्ज हुआ प्लस क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस एक्स आपको दे देगा, ठीक है। अब इसका आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछेगा, तो इसका आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, आप इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू एक्स लिखेंगे, ठीक है। यानी एक्स क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई ना, ये तो 2L हो गया ना। अब क्यू दोनों चार्जों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब L जो हुआ, एक इनके बीच का जो सेपरेशन हुआ, जो अंतराल हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट है जो है, यानी इधर से इधर की ओर इसका डायरेक्शन होगा। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू 2Q वेक्टर L लिखते हैं, ठीक है। ऐसे L पर आप इसका वेक्टर लगा देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ हमने अक्षीय स्थिति लिखा है, यानी एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। दूसरा होता है बोर्ड साइड और इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर, उस पर हम चर्चा करेंगे कि मिड पॉइंट वाली परपेंडिकुलर लाइन पर होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एवरी पॉइंट, यानी जैसे मान लो यहाँ ले लिया, अब वो ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है, ठीक है। तो हम लोग दोनों 3 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें स्टूडेंट, एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ये है, इसका एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, ठीक है। और ये पॉइंट ए हमारा है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये हमारा जो पॉइंट है वो इसके एक्सिस पर है। एक्सिस क्या है इसमें, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेज इज नोन एज एक्सिस। जो लाइन दोनों चार्जों को जोड़ती है उसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है, यानी अक्ष कहते हैं। तो अक्ष पर है ये, प्लस माइनस से प्लस क्यू, ये लाइन ऐसे खींच दे, इस पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वो अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उससे जो है फोर्स लाइन बाहर निकलती है। तो प्लस क्यू चार्ज जो है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ए पर, वो आउटसाइड डायरेक्शन की होगी, यानी इस डायरेक्शन की होगी, यानी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल होगी, ठीक है। और दूसरा ये निगेटिव चार्ज है, तो हमने अभी बताया था कि निगेटिव चार्ज में फोर्स लाइन इंटर करती है, तो इंटर करती है, तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बनेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डायपोल होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर होगी। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया हुआ है कि डायपोल की लेंथ जो होती है 2L लेते हैं हम लोग, यानी मिड पॉइंट से इधर L होता है, मिड पॉइंट से इधर L होता है। अब हमने लेट कर लिया कि हमारा जो पॉइंट ए है इसकी डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से स्मॉल r है। तो अगर ये मिड पॉइंट से स्मॉल r है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो अगर हम इस पॉइंट से लें, पॉजिटिव चार्ज से लें, तो डिस्टेंस में L कम हो जाएगा, यानी r माइनस L हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम निगेटिव चार्ज से लें तो इधर का L इसमें प्लस हो जाएगा, r प्लस L हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना डायग्राम से खुद लिखिए और बताइए, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्यू टू
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, अब हम ये मान ले रहे हैं कि इनके डाइपोल की लाइन पर एयर और वैक्यूम है। ठीक है, तो एयर और वैक्यूम में 1/4πε0 रखते हैं। ठीक है, अगर एयर और वैक्यूम नहीं लेंगे तो यहाँ आप के लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/4πε0 के लगा लीजिए। एयर और वैक्यूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, के दोनों में काम कर जाएगा। के एयर और वैक्यूम के लिए K1 होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 के Q/r² होता है। तो r की जगह हमारी डिस्टेंस यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट के लिए r-l है। ठीक है, तो ये हो गया r-l² हो गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डाइपोल है, यहाँ पर एरो बनी हुई है। ठीक है, अवे फ्रॉम द डाइपोल है। अच्छा, अब आगे देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड at point A ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब यहां से देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r+l हो जाएगी माइनस क्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू की ओर होगी, निगेटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक है, E2 इज इक्वल E1 हो गया, ये ऊपर वाला E1, नीचे हो गया E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के। ठीक, Q/r+l² हो गई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन्हें इक्वेशन 1 2 ले सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 और इधर हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस पॉइंट पर देखो स्टूडेंट कि दोनों इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। देखिए, यहाँ r-l है, यहाँ r+l है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, स्मॉल होता है, वो नंबर लार्ज होता है, बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ r-l जो छोटा है r+l से, इसका मतलब E1 बड़ा है और E2 छोटा है, वो डिनोमिनेटर से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो E1 अगर बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जब दोनों अपोजिट होंगे तो E1 माइनस E2 होगा और E1 की डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक, अब E का हमारा कितना, E1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ आप लिखे ही हैं 1/4πε0 के। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? Q/r-l² माइनस 1/4πε0 के Q/r+l²। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो कितना कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट? Q/4πε0 के कॉमन आ जाएगा। ये हो गया Q/4πε0 के कॉमन ले लेंगे
अब इन दोनों में देखिए बचेगा क्या, 1/r-l² माइनस 1/r+l²। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आगे हम इसका एलसीएम कर दें इधर, q/4πε0 के एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट, यहाँ r स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, यहाँ r-l है, यहाँ r+l है, दोनों अलग अलग है, तीनों मल्टीप्लाई होगा तो r-l और r+l का हो जाएगा a+b का फार्मूला लगाइए तो r² - l², और दोनों पर स्क्वायर है तो एक पर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखो स्टूडेंट, इधर आ जाएगा r+l का स्क्वायर आ जाएगा, r+l का स्क्वायर, इधर क्या आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी r-l का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। अब इसको हम लोग ओपन कर दें यहाँ, तो देखो स्टूडेंट, अगर हम ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर इसका देखें, ठीक है, ऊपर का अगर हम इसका अंश वाला भाग देखें, न्यूमरेटर देखें, तो इधर देखो a+b का होल स्क्वायर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ऐसे लिखते हो, r² + l² + 2rl लिखते हो। ठीक है, 2rl। ठीक है। अच्छा, अब माइनस लगा है, a - b का होल स्क्वायर आप क्या लिखते हो, तो r² लिखते हो, l² लिखते हो, -2rl लिखोगे। ठीक है, ऐसे लगेगा। ये केवल इसको डिनोमिनेटर को देखिए। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दें स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r² + l² + 2rl -r² - l² + 2rl लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, r² कैंसिल हो गया, l² कैंसिल हो गया, 2rl और 2rl 4rl हो गया। ठीक है। ये तो ऊपर का भाग हमने आपको केवल समझाने के लिए ये भाग बताया। ठीक है, वहां इसको करना जरूरी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर का पार्ट कितना आ जाएगा, 2rl + 2rl यानी 4rl आ जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ लेंगे, यहाँ ऐसे देखिए। ठीक, यानी E कितना हो गया हमारा, इधर देखिए क्या है, q/4πε0 के, q/4πε0 के। ठीक, और ये हो गया 4rl अपान r² - l², r² - l² की पावर 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा। डायरेक्शन किधर है इसकी, अवे फ्रॉम द डाइपोल है, E1 की डायरेक्शन है, तो ये किधर है डायरेक्शन, अवे फ्रॉम डाइपोल। ठीक, यानी डाइपोल से दूर की तरफ है। आप देखो स्टूडेंट, सिंस l इज वेरी स्मॉल, l इज वेरी स्मॉल। ठीक है, l क्या है, वेरी स्मॉल है, तो l² कैन बी नेग्लेक्टेड, तो l² को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन l² कैन बी नेग्लेक्ट। ठीक है। अब l² अगर हमारा नेग्लेक्ट हो सकता है तो हमारा यहाँ क्या आएगा फार्मूला, देखो स्टूडेंट, E देयरफॉर E = क्या आ गया, 1q/4πε0 के ऊपर कितना है, 4rl है। ठीक है, तो 4rl को मैं थोड़ा सुधारूंगा, यहाँ देखो क्या करूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, और q और l एक साथ लिख दूंगा, 2ql, और एक r बाहर लिखूंगा, अपान हो जाएगा। देखो l² जब हटा देंगे स्टूडेंट
नेगलेक्ट कर देंगे तो ये r टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, r टू द पावर 4, l स्क्वायर हट गया तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, r टू द पावर 4 हुआ। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक r से कैंसिल होगा तो नीचे r क्यूब बचेगा, और 2ql को हम लोग p लिखते हैं। E का फार्मूला यहाँ से क्या निकला, E इज इक्वल टू, ठीक है, ये q इधर चला गया, ये q हमारा यहाँ से इधर चला आया, ठीक है, ये q हमने इधर एडजस्ट कर लिया। E का फार्मूला हमारा क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये हुआ P, तो ये 2P हो गया, 2P, ठीक है, अपॉन r क्यूब हो गया, ठीक है। डायरेक्शन इसकी किधर लेंगे, इसकी डायरेक्शन इससे देखिए यही होगा, अवे फ्रॉम द डाइपोल, डायरेक्शन वही यहाँ भी लगेगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा E का जो फार्मूला आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन r क्यूब आया, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे वेक्टर, इन्हीं दोनों पर वेक्टर लगा देंगे आप, E पर और R पर, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म इसका। अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इन द वेक्टर फॉर्म आप लिखेंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन r क्यूब लिखेंगे। डायरेक्शन वही जो यहाँ है, अवे फ्रॉम द डाइपोल, अवे फ्रॉम डाइपोल, ठीक है, डाइपोल से दूर जाएगी डायरेक्शन जो होगी, यही डायरेक्शन है इसकी। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे बोर्ड साइड यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, ये इसका अक्ष है, हमने बताया था कि दोनों चार्जों मिलाने वाली लाइन एक्सिस होती है, ठीक है, यानी ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट जो लाइन जाएगी, यानी यहाँ का ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री पर होगा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, पॉइंट ए पर हमने लिया है, तो पॉइंट ए को हमने प्लस क्यू चार्ज से मिला दिया और माइनस क्यू चार्ज से मिला दिया। अब जो प्लस क्यू चार्ज है स्टूडेंट, उससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, चार्ज से दूर बनेगी तो इस डायरेक्शन में सीधी लाइन ऐसे बना देते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अच्छा, ये है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन का बनेगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमारा ये 90 डिग्री है, ये मिड पॉइंट की लाइन है, यह हमारा मिड पॉइंट है और इधर का पार्ट एल डिस्टेंस है और इधर का भी एल लिखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका P यहाँ इस डायरेक्शन का होता है, माइनस से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि अगर हम इसका कंपोनेंट लें तो दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक वर्टिकल, तो वर्टिकल इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, इसका वर्टिकल लेंगे तो नीचे की ओर आएगा, दोनों अपोजिट होंगे, चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, नीचे और ऊपर वाले एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब इसका कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में निकाल कर देखेंगे, तो E1 का जो कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल हमने थीटा लेट कर लिया दोनों, तो ये थीटा, यहाँ का एंगल थीटा इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है यानी एकांतर कोण है, और ये थीटा होगा, ये संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल से हम इसका इधर का कंपोनेंट लेंगे तो E1 cos थीटा बनेगा,
और E2 वाला कंपोनेंट लेंगे तो E2 cos थीटा बनेगा। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक बन रही तो दोनों ऐड हो जाएगा जो है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ऐसे ही यहाँ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at point A due to plus Q चार्ज। ठीक है, यानी आवेश प्लस Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा E1 आ जाएगा। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 4π के। यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, हमने मिड पॉइंट से r डिस्टेंस लेट कर लिया है। तो इधर का डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस आएगी, इधर की भी r² + L आएगी और ये भी r² + L आएगी, ये भी। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो Q/r² लेते हैं, तो r की जगह हमारा कौन आएगा, r² + L²। ये डिस्टेंस कवर करेगा प्लस Q के लिए, तो ये आ जाएगा √r² + L² और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ E1 की वैल्यू इससे देखिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा। E1 का फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r² + L²। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, खुद लिखिए और समझिए, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हम लोग यहाँ से ले लें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू -Q चार्ज। ठीक है, यानी ऋण Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इधर से ले लेंगे ऋण वाले के लिए, E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, अब जैसे इधर का आया r² + L², वो डिस्टेंस तो उतनी है, तो इधर भी वही आ जाएगा r² + L²। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज -Q, टूवर्ड्स द चार्ज -Q, यानी ऋण आवेश Q की ओर इसकी दिशा होगी। ठीक है, ऋण आवेश Q की ओर इसकी दिशा होगी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। और इज इक्वल टू E1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/4πε0 के। ठीक, Q/r² + L²। ठीक है, और cos थीटा
हाँ, क्यू कॉस थीटा प्लस ये भी आएगा उतना ही, इतना जितना ये आया वो भी इतना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ये तो पूरा सब कॉमन हो जाएगा, तो 2q cos थीटा लिख दें, तो जितना ये है उतना ये है, दोनों को ऐड कर दें, 1 ये हुआ 1 ये हुआ, 2 हो जाएगा, 2q लिख दें, तो यानी E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हुआ इनटू, अभी हमारा cos थीटा बचा है, 2q cos थीटा हुआ, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपान ये आ जाएगा, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। यहाँ देखो स्टूडेंट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जितना ये था उतना ये आ गया, तो 2 यहाँ आ गया, 2q आ गया, जो ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है, ऐड करने पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, cos थीटा की वैल्यू एल अपॉन इतना हमने रख दिया। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर क्या हो गया, ऊपर का देखो फार्मूला बन गया जो है, Q और 2L मिल गए ये दोनों, ठीक है, तो क्या हो गया 1/, इसमें K छूट रहा था, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, ऊपर हो गया 2QL हो गया, और नीचे कितना आ गया देखो, इधर देखो, ये हमारा जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो 1 और हाफ मिलकर 3/2 होते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2QL को हम लोग P लिख देते हैं, तो E का फार्मूला हमारा क्या बन गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर हुई, इसकी डायरेक्शन किधर हुई स्टूडेंट, डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यानी एंटी पैरेलल ऑफ द P होगी डायरेक्शन, क्या होगी, डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल ऑफ वेक्टर P, जो वेक्टर P की डायरेक्शन होगी उसके एंटी पैरेलल होगी, यानी वेक्टर P इधर जा रहा है तो ये उसके उल्टा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, वन किधर, एंटी पैरेलल ऑफ वेक्टर P हुआ, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 2Q ले लिया हमने, ठीक है, और cos थीटा एक दोनों के साथ आ गया, 2Q cos थीटा आया, cos थीटा की वैल्यू हमने रख दिया L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट का यहाँ से ले लिया, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो इधर एल हो गया, इधर डायगोनल हो गया, चाहे इधर बेस हो गया इधर डायगोनल हो गया, दोनों तो एक ही आएंगे, एल अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। अब इस यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 3/2 आ गया, तो E का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सिंस L इज वेरी स्मॉल, ठीक है, L हमारा बहुत छोटा है, देन वी कैन
वी कैन नेगलेक्ट टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो हम किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? एल स्क्वायर को। एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो एल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से इस पर पावर में मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो देन देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब पी अपॉन आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब हो गया। इन वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब। पी के ऊपर वेक्टर, पी हमारा वेक्टर है, ई हमारा वेक्टर है, पी तो यहाँ वेक्टर हमने दिखाया ही है। ठीक है।